कुमार सचान। विषय है कि हमारे देश में किसान जो फसल उगाता है, खाद्यान्न की फसलें उगाए, तिलहन की फसल उगाए, सब्जी की फसल उगाए, फल की फसल उगाए, जो कुछ भी बोता है, जो मैं फसल बोता हूँ उसमें बीमारी लगती है। कुछ फसलों में कम बीमारियाँ लगती हैं, कुछ फसलों में ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं। और इन बीमारियों को ठीक करने के लिए देश का किसान फंजीसाइड डालता है। मैं कई बार आपको बताता हूँ, और ये जो मैं बताता हूँ वो मैं हवा में नहीं बताता हूँ, सब प्रैक्टिकल अनुभव करने के बाद बताता हूँ। मैं चाहता हूँ देश का किसान जल्दी से जल्दी हमारी बताई हुई बात को समझे, और ज़बरदस्ती नहीं समझना है। यदि मेरी बात में दम हो तो ज़रूर समझे और जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, क्योंकि एक केमिकल लॉबी है ना जो देश में, चाहे वो एग्रीकल्चर में कुछ केमिकल बेचने वाली लॉबी हो या ह्यूमन हेल्थ के नाम पर कुछ केमिकल बेचने वाली हो, ये बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत इनका बड़ा नेटवर्क है। मैं चाहता हूं कि अगर देश के 140 करोड़ लोगों को खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, स्वस्थ रहना है, तो ये केमिकल के प्रयोग से बाहर आना पड़ेगा। लॉबी चाहती है कि हमारा ये धंधा अनवरत चलता रहे, और वो कुछ इस प्रकार का उन्होंने अपना सिस्टम डेवलप कर रखा है कि किसानों के पास ढेर सारे लोग, जब उनकी फसल बोई जाती है, खड़ी होती है, तो ढेर सारे लोग मार्केटिंग वाले जाते हैं और उनको बताते हैं कि अगर ये पदार्थ डालेंगे तो ये नहीं होगा, ये पदार्थ डालेंगे तो उपज बढ़ जाएगी, ये पदार्थ डालेंगे तो फल में शाइनिंग आ जाएगी। ऐसा मित्र कुछ नहीं है, ये भ्रम है। और चलो अगर ऐसा है तो मुद्दा तो वही है ना कि किसान घाटे में है। आज फसलों में बीमारियां न लगें, इसके लिए किसान हजारों रुपए खर्च करता है, और फसलों में इंसेक्ट ना लगे इसके लिए भी खर्च करता है। तो जब हम फसल बोते हैं ज़मीन में, तो जब बोते हैं तो मुझे लगता है कि हमें अमुक मात्रा में उर्वरक डालना पड़ेगा, तब ये फसल ग्रो करेगी, तो वो डाल देता हूँ। फिर उसके बाद दूसरी चिंता आती है कि मेरी फसल में बीमारी लगेगी, मेरी फसल में कीड़ा लगेगा, तो अमुक बीमारी के लिए अमुक दवा डालना, अमुक इंसेक्ट के लिए मुझे अमुक दवा डालनी। सबसे ज़्यादा दवाएं यूज होती हैं वेजिटेबल में, ऑर्चर्ड में। कोई केले की खेती करता है, सेब की खेती करता है, अंगूर की खेती करता है, अनानास की खेती करता है, यानी जो ऑर्चर्ड की खेती करता है वहाँ, और जो वेजिटेबल की खेती करता है वहाँ। उन किसानों के दिमाग में तो इतना भर दिया गया है कि वेजिटेबल का किसान हर सप्ताह वो पीठ में मशीन लाद करके स्प्रे करता हुआ मिलता है। और मैं देश के किसानों को पूछता हूँ कि 1 एकड़ में कितना आप रसायन डाले हो, तो वेजिटेबल का तो एवरेज 40,000 है, कहीं 30,000 भी पड़ता है तो कहीं 50,000 भी पड़ता है प्रति हेक्टेयर। और अगर मंडी में अमुक फसल जो बोई है उसका रेट सस्ता हो जाता है तो घाटे में आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पेस्टिसाइड बंद हो जाए, मेरा एक ही इरादा है। मैं चाहता हूँ कि केमिकल फर्टिलाइज़र बंद हो जाए और पेस्टिसाइड बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि जब तक ये केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जिंदा है, तब तक कोई हंस नहीं सकता, तब तक किसान और गरीब कभी फायदे में नहीं आ सकता। जब तक ये केमिकल जारी रहेगा, तब तक हमारे देश की ज़मीन, देश की बायोडाइवर्सिटी, देश की क्लाइमेट ठीक नहीं हो सकती। तो खेती जब हम करते हैं तो सरल सी बात है, खेती के लिए 3 आयाम हैं। खूबसूरत ज़मीन,
खूबसूरत जलवायु और खूबसूरत बायोडाइवर्सिटी। खेती के तीन ही सूत्र हैं, धरती उर्वर हो, क्लाइमेट अच्छी हो, और जहाँ खेती की जा रही वहाँ की बायोडाइवर्सिटी अच्छी हो, फिर किसान को कोई लागत नहीं लगानी। लेकिन अगर खेत की ज़मीन में फर्टिलिटी नहीं है, अगर क्लाइमेट ठीक नहीं है, अगर बायोडाइवर्सिटी ठीक नहीं है, तो मुझे केमिकल प्रयोग करने पड़ेंगे। चलो, अब प्रश्न उठता है कि कब तक, कितने दिनों तक ये चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज़मीन और बंजर हो जाए, बिल्कुल से बंजर हो जाए, मेरा क्लाइमेट बिल्कुल नष्ट हो जाए, मेरी बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कहीं उस स्टेज में तो नहीं पहुंच रहा हूं मैं। तो ये जो मेरा प्रक्षेत्र है, मैं कई बार वीडियो यहाँ की डाला हूँ। कुछ समय तो लगता है मित्र, और समय लगना भी चाहिए, और समय की चिंता मत करिए। कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ समय तो देना पड़ेगा, और यज्ञ करना पड़ेगा, कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जीवन एक यज्ञ है। अगर आज मैं इस यज्ञ को पूरा कर लेता हूँ, ज़मीन की उर्वरता को ठीक कर लेता हूँ, ज़मीन में बेनिफिशियल माइक्रोब्स, जो फसलों में निगेटिव पैथोजन जो रोग फैलाते हैं, 70% फसलों की बीमारियां ज़मीन से आती हैं। अगर मैं ज़मीन में जो निगेटिव पैथोजन है, अगर उनको वहीं कंट्रोल कर दूं, जंगल की मिट्टी का जीवामृत बना करके, तो भूमि जनित बीमारियां तो जन्म नहीं लेंगी। और अगर खेत की बायोडाइवर्सिटी, जब बायोडाइवर्सिटी का विषय आता है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है अधिक से अधिक प्रकार की वनस्पतियां बोनी है, अधिक से अधिक प्रकार के वृक्ष हमारे खेतों की मेड़ों पर लगाने हैं, और अधिक से अधिक प्रकार के जलचर, थलचर, नभचर हमको वहाँ पैदा करने हैं। तो मैं जलचर, थलचर, नभचर तो नहीं पैदा कर सकता, लेकिन हाँ, अगर मैंने अपने खेत की बायोडाइवर्सिटी को, यानी वृक्षों को, वनस्पतियों को ठीक से अरेंज कर दिया, तो ये जलचर, थलचर, नभचर स्वयं आ जाते हैं। और जहाँ ये जलचर, थलचर, नभचर सब हो जाते हैं, वहाँ फिर इंसेक्ट का कोई काम नहीं रहता। वहाँ मैनेजमेंट फिर कुदरत का हो जाता है। मैं अपनी वीडियो में कई बार, हर वीडियो में जंगल की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि मैं जो बात बोलता हूँ वो पूरी दमदारी से बोलता हूँ। मैंने जंगल का अध्ययन किया है। देश के जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बीमारी तो लगेगी, मैं उनसे पूछता हूँ, चलिए मेरे साथ जंगल। किसान के खेत में तो 4 फसल खड़ी हैं, जंगल में जाएंगे तो वहाँ 100 प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। हमको जंगल में किसी भी वनस्पति में किसी प्रकार की डिजीज दिखाई है तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकृति संपन्न है, प्रकृति ने सब मैनेज कर रखा है। इसी प्रकार जंगल में कोई ऐसा इंसेक्ट नहीं मिलेगा जिसकी वजह से सारी पत्तियाँ खत्म हो गई हों, पेड़ सूख गए हों। क्यों? वहाँ पर इंसेक्ट को नेचर ने कंट्रोल कर रखा है। तो परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि वो सब कुछ मैनेज करता है। हमको परमात्मा के साथ चलना होता है, परमात्मा की बात माननी होती है, और मित्र, इसी का नाम है धर्म। मनुष्य जिस निमित्त के लिए आया उस निमित्त को पूर्ण करे। अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए ज़मीन को बंजर न करे, अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए मेड़ को न काटे, अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए पेड़ को न काटे। पेड़ काटिए, आप 4 पेड़ लगाइए, 2 पेड़ काटिए। पहले 4 पेड़ लगा के संपन्न कर दीजिए, फिर 2 पेड़ काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज की तारीख में कोई पेड़ लगा नहीं रहा, पेड़ काटे जा रहे हैं। जीवन की तरक्की के, मरे मनुष्य की खुशहाली के 4 राज हैं। जमीन सुंदर हो, जल पर्याप्त हो, जंगल पर्याप्त हो, और जानवर पर्याप्त हो। जल, जंगल, जमीन और जानवर
अगर पशु नहीं हैं तो प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती, अगर जंगल नहीं है तो प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती, अगर जल नहीं है तो प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती, अगर ज़मीन खूबसूरत नहीं है तो प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। तो फिर कौन सी खेती होगी? फिर ये मजबूरी वाली खेती होगी कि पहले 40,000 रुपया 1 एकड़ ज़मीन में खर्च करिए, और अगर जो फसल उपज आए और उसका भाव सही मिल जाए तो 20,000 मिल जाएगा, और अगर भाव नहीं मिला तो 10,000 का घाटा हो जाएगा। तो सुसाइड करने के लिए तैयार रहिए। हमारा किसान, देश का अन्नदाता किसान, जिसको किसी ज़माने में कहा करते थे उत्तम खेती मध्यम मान निश्चित चाकरी भीख निदान, जब किसान के मन में आत्महत्या करने की बात आ जाती है तो ये कितना गंभीर विषय हो जाता है। दिन रात मेहनत करके दुनिया भर को खाना परोसने वाला व्यक्ति ही संकट में खड़ा है, और जिसको उसने चावल, आटा और गेहूं और दालें और सब्जियां बेची हैं, वो व्यक्ति भी संकट में है। संकट में प्रकृति जब संकट में है तो सब लोग संकट में, जब प्रकृति फायदे में आएगी तो सब लोग फायदे में आ जाएंगे। तो बीमारियां इसलिए लगती हैं कि ज़मीन में निगेटिव पैथोजन है, पॉजिटिव पैथोजन नहीं है। कीड़ा फसलों में इसलिए लगता है कि जो हानिकारक कीट हैं वो हैं, और उन कीटों पर नियंत्रण करने वाले चिड़ियां नहीं हैं, इसलिए किसान को दिक्कत है। तो खेत को सजाने के लिए, किसान की दुकान है उसका खेत, किसान का प्रतिष्ठान है उसका खेत। जो किसान अपने खेत में 365 दिन जाएगा, और कब जाएगा? जब वो मेड़ पर ध्यान देगा, पेड़ लगाएगा, नाना प्रकार की फसलें बोएगा, कुछ पशु पालेगा, तो मजबूरी में हो जाएगा। और अगर पशु बेच दिए हैं, पेड़ काट दिया है, मेड़ काट दिया है, तो क्या है, किराए के ट्रैक्टर से कहेगा कि जोताओ, बो आओ। मतलब किराए का ट्रैक्टर वाला जो किसान है वो आपका खेत जोत देता है, आपका खेत बो देता है, और फिर वही आपका खेत काट भी देता है। पानी दूसरे के ट्यूबवेल से लगाते हैं, तो खर्चे बढ़ गए। फर्टिलाइज़र खरीदने का खर्चा, इंसेक्टिसाइड खरीदने का खर्चा, फंजीसाइड खरीदने का खर्चा, पशु नहीं है तो बीडीसाइड खरीदने का खर्चा, पानी लगाने का खर्चा, जुताई करने का खर्चा, मड़ाई करने का खर्चा, और 10 कुंटल जो उपज पैदा हुई उसको बाज़ार ले जाने का खर्चा। आपको क्या बचा? तो स्वावलंबी बनने के लिए हमें अपनी प्रकृति को स्वावलंबन की ओर ले चलना पड़ेगा, उसके बिना कल